हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल द मैसॉन्स में। और हमारा आज का ये इलेक्ट्रोस्टैट्स का थर्ड लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने बात किया था परमिटिविटी के बारे में और ये जाना था कि कैसे अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को मीडियम के अंदर डिप करते हैं, कोई मीडियम उसका चेंज करते हैं, तो किस तरीके से उस चार्ज पर लगने वाला फोर्स इफेक्ट होता है। ये जो मेरे पीछे आप बोर्ड पर देख रहे हैं, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड कि आप लोगों की ये प्रॉपर मेंस के लेवल का या मेंस से थोड़ा ऊपर लेवल का, नॉट लिटरली एडवांस बट कह सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस आपके एडवांस में भी पूछे जा सकते हैं। मेंस तक तो डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको उन्हीं फंडामेंटल्स की जरूरत है जो पिछली क्लास में मैंने सिखाया था अबाउट परमिटिविटी। सिंपल शब्दों में मैं आपको फिर से एक बार क्विक एक लाइन में बोल देता हूं कि जब आप दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच का मीडियम चेंज करते हैं, सपोज दैट चार्ज पार्टिकल्स के बीच में अभी वैक्यूम है और आप उन्हें किसी दूसरे मीडियम में सबमर्ज करते हैं, तो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि उस मीडियम की परमिटिविटी वैक्यूम के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। कितनी ज्यादा होती है ये वैल्यू बताती है एक नंबर जिसे हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। और अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है तो आपको पता होगा रिलेटिव परमिटिविटी को ही हम डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। समझ आया आप लोग को। तो अगर मैं कहता हूं जैसे वाटर है, वाटर का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर एग्जांपल 81 है, सो दैट मींस कि वाटर की परमिटिविटी वैक्यूम के कंपैरिजन में 81 टाइम्स ज्यादा है। और परमिटिविटी ज्यादा होने का मतलब है ये अच्छी बात नहीं है। इसका ये मतलब है कि वाटर के लिए जो K की वैल्यू होगी ना, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट K आता है, वो वैक्यूम वाला जो K है 9 × 10⁻⁹ उससे 81 टाइम्स कम होगा। और क्योंकि K 81 टाइम्स कम होगा, सो फोर्स भी सिमिलरली 81 टाइम्स कम हो जाएगा एज कंपेयर टू वैक्यूम। और हमारा लॉजिक भी सिंपल सा है, मैं आपको फिर से एक बार यहां पे लिख देता हूं, मैंने वरना पिछली वीडियो में आप जाकर के देख सकते हैं कि किसी भी मीडियम, जैसे हमारे पास कोई मीडियम है और उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर है, इस रिलेटिव परमिटिविटी को हम और क्या कहते हैं, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है। तो अब जैसे ही हम किसी मीडियम के अंदर जाएंगे तो उस मीडियम की जो परमिटिविटी है दैट विल बी एब्सोल्यूट परमिटिविटी, यानी जो वैक्यूम की परमिटिविटी है, ये परमिटिविटी मीडियम की इससे 81 सॉरी एप्सिलॉन आर टाइम्स ज्यादा होगी। वाटर के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू लिटरली 81 ही होती है, तो वो 81 टाइम्स ज्यादा हो जाएगी। और परमिटिविटी अगर ज्यादा हुई है, रिलेशन आप लोग को याद रखना है, पिछली क्लास में इसको डिटेल में समझाया था हमने। अगर एप्सिलॉन एम ज्यादा हुआ तो के की वैल्यू आपको पता है किसी मीडियम के लिए क्या होती है, के ऑफ एयर या वैक्यूम। वैक्यूम में जितना के होता है इसकी वैल्यू आप लोगों ने रट रखी है 9 × 10⁻⁹, बस इसको डिवाइड कर देना है एप्सिलॉन आर से, जो भी वैल्यू है। एप्सिलॉन आर इट्स जस्ट अ नंबर, ये एक नंबर है किसी भी मीडियम के लिए जो ये बताता है कि उस मीडियम की परमिटिविटी कितनी ज्यादा है। और फिर से बोल दे रहा हूं, परमिटिविटी ज्यादा होना मतलब कम के की वैल्यू होना, ठीक है ना। ज्यादा परमिटिविटी इज नॉट अ गुड थिंग फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इट्स लिटरली अ बैड थिंग। मतलब कि एप्सिलॉन एम ज्यादा हो गया, एप्सिलॉन आर टाइम ज्यादा हो गया वैक्यूम के कंपैरिजन में, तो के की वैल्यू एप्सिलॉन आर टाइम्स कम हो जाएगी और जो फोर्स होगा उस मीडियम में वो भी एयर के मुकाबले एप्सिलॉन आर टाइम्स कम हो जाएगा। इसका पूरा डिटेल लेक्चर पिछली क्लास में मौजूद है, आप हमारा लेक्चर 2 देख सकते हैं, ये आपको बातें वहां डिटेल में समझाई गई है। तो ये क्विक रिवीजन था पिछली क्लास का। और अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है जेई के पर्सपेक्टिव से, मेंस और एडवांस के लेवल पर। क्वेश्चन कहता है कि देखिए मेरे पास दो आइडेंटिकल बॉल्स है, एंड व्हेन आई एम सेइंग द आइडेंटिकल बॉल दैट मींस द मास ऑफ बोथ द बॉल्स इज सेम and the charge on both the ball is also same। ठीक है। तो दो आइडेंटिकल बॉल्स हैं, दोनों की डेंसिटी रो है। ये मास डेंसिटी की बात कर रहा है, यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास डेंसिटी दोनों की रो है। दे आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय टू इंसुलेटिंग स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ। हमने दो बॉल लिया है जिनका मास और चार्ज दोनों सेम है, इनको हमने दो स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है। और इन स्ट्रिंग को एक कॉमन पॉइंट पे आके टाई अप कर दिया, बांध दिया है। ठीक है ना। इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, आगे लिखा भी हुआ है कि बोथ द बॉल्स हैव इक्वल मास एंड चार्ज, तो वो बात ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कि इन इक्विलिब्रियम ईच स्ट्रिंग्स मेक एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। जो स्ट्रिंग है वो थीटा एंगल बना रही है वर्टिकल के साथ। ये एंगल क्यों बन रहा है, अभी हम डायग्राम बनाते हैं, आपको समझ में आएगा।
नाउ बोथ द बॉल्स आर इमर्स्ड इन अ लिक्विड। अब हमने इन दोनों ही बॉल्स को एक लिक्विड में इमर्ज कर दिया गया, ठीक है ना। वो लिक्विड कौन सा है ये बात क्लियर नहीं की गई है। एज अ रिजल्ट द एंगल थीटा डज नॉट चेंज। यहां पर ये एक नॉट एक कीवर्ड है कि एंगल थीटा जो बना है वो क्यों बना है, इसके बारे में भी मैं डायग्राम बना के समझाऊंगा, बट वो चेंज नहीं हो रहा है, इस बात को समझिएगा। तो हमसे पूछा गया है फाइंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड। तो जिस लिक्विड में हमने इन दोनों बॉल्स को सबमर्ज किया है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा, ये सवाल हमसे पूछा गया है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब आपसे उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी पूछ रहा है, क्योंकि रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दोनों सेम चीज होती है। यहां तक अगर आपको बात समझ में आ गई है तो अब इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करते हैं। इस क्वेश्चन को दो तरीकों से लगाया जा सकता है। एक तरीका वो है जो ज्यादातर बच्चों को पता है, ट्रेडिशनल फोर्सेस बैलेंस करके ऐसा क्या होता है ये तो आपको मालूम है, भी हम और क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छा आइडिया लग जाएगा। बट अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस को अच्छे से इफेक्टिवली और टाइम को बचा करके करना चाहते हैं तो आपको मैथमेटिक्स का एक बेसिक थ्योरम जिसे लामीज थ्योरम के नाम से जाना जाता है ये आपको पता होना चाहिए। लामीज थ्योरम इलेक्ट्रोस्टैट्स को पढ़ने वाला हर एक बच्चा जो जेईई मेंस की तैयारी कर रहा है, जेईई एडवांस की तैयारी कर रहा है, उसको पता होनी चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस में लामीज थ्योरम आपकी हेल्प करेगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जस्ट हम थोड़ा सा 2 मिनट के टाइम में लामीज थ्योरम का एक ब्रीफ दे देते हैं आपको। देखिए लामीज थ्योरम ये कहता है कि अगर हमारा किसी पॉइंट पर 3 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, मार्क माय वर्ड 3 फोर्सेस ही एक्ट करने चाहिए, 4 फोर्सेस पे लामीज थ्योरम आप इजीली अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो अगर किसी पॉइंट पर 3 कंकरेंट फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, मतलब एक ही पॉइंट पर तीनों फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। मान लीजिए ये 3 फोर्सेस है, वन इज F1, अनदर वन इज F2 एंड थर्ड वन इज F3, ठीक है। और ये तीनों फोर्सेस का जो नेट रिजल्टेंट है वो 0 है। पहले मैं आपको बता दूं, ये जो वर्ड जैसे लिखा हुआ है ना, यहां पर कहीं इक्विलिब्रियम वर्ड को मेंशन किया गया है। आई थिंक इक्विलिब्रियम वर्ड को मेंशन किया गया है या नहीं किया गया है। सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट, इंसुलेटिंग थ्रेड, बोथ द बॉल्स हैव इक्वल मास, इन इक्विलिब्रियम। यस, इन इक्विलिब्रियम। ये बताइए इक्विलिब्रियम शब्द का मतलब क्या होता है। अगर हम नॉर्मली मैकेनिक्स की बात करें, इलेक्ट्रोस्टैट्स की बात करें, कहीं भी बात करें, इक्विलिब्रियम शब्द का मतलब होता है कोई भी बॉडी जो इक्विलिब्रियम में है उस पे लगने वाला नेट फोर्स शुड बी 0, और अगर वो बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो उसके ऊपर लगने वाला नेट टॉर्क भी 0 होना चाहिए। ये दो कंडीशंस अगर मैच कर रही हैं, किसी भी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स और नेट टॉर्क दोनों 0 हैं, देन द बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम। अब वो इक्विलिब्रियम भी टाइप्स होते हैं, स्टेबल अनस्टेबल, उसकी बात अभी हम नहीं करेंगे, बट इक्विलिब्रियम का तो मतलब ये है। कमिंग बैक टू द लामीज थ्योरम। लामीज थ्योरम पहले समझ लेते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन को लगाने की अच्छे से तरीके से सीखते हैं कैसे लगेगा क्वेश्चन। लामीज थ्योरम देखिए क्या कहता है कि अगर किसी पॉइंट पर 3 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं और तीनों इक्विलिब्रियम में है, मतलब कि इन तीनों का जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी 0, ठीक है ना। अगर ऐसा है, इफ रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस आर 0, देन क्या है, कंडीशन क्या है लामीज थ्योरम की, आइए वो मैं लिखता हूं, पहले समझिए। मान लीजिए F1 और F2 के बीच में जो एंगल बन रहा है वो अल्फा बन रहा है, F1 और F3 के बीच का एंगल बीटा है, और F2 और F3 के बीच का एंगल को मैं गामा से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ये एंगल किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो लामीज थ्योरम की कंडीशन समझ गए, 3 फोर्सेस होने चाहिए, कंकरेंट होने चाहिए, और उनका नेट रिजल्टेंट 0 होना चाहिए। अगर ऐसा है तो सिंपल शब्दों में कहें तो जो भी फोर्स आप देख रहे हैं F1, उसके जो सामने वाला एंगल है, इसलिए मैं कह रटिएगा नहीं कि उसके जो सामने वाला एंगल, जैसे F1 के सामने है गामा एंगल, तो हम लिखेंगे F1 अपॉन साइन ऑफ गामा, F1 अपॉन साइन ऑफ गामा। यहां पर F2 फोर्स है तो F2 के सामने वाला एंगल क्या है, बीटा, तो हम लिखेंगे F2 अपॉन साइन ऑफ बीटा। फिर तीसरा फोर्स F3 है और F3 के सामने वाला एंगल क्या है, अल्फा, तो हम लिखेंगे F3 अपॉन साइन ऑफ अल्फा। इन तीनों की वैल्यूज आपस में इक्वल होगी। दिस इज लामीज थ्योरम। सुनने में अजीब लग रहा है, बट इसको अप्लाई करके कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को आसान बनाया जा सकता है। अगर इसको अप्लाई नहीं करेंगे तो तीसरा तरीका भी आपको पता है कि सर ये तीनों फोर्सेस अगर इक्विलिब्रियम में है तो हम हर एक फोर्सेस के कंपोनेंट निकाल के भी उनको बैलेंस आउट कर सकते हैं। बट कंपोनेंट निकालना इतना इजी नहीं होता, जितना इजी ये होता है कि आप ये सिंपल रिलेशन बना दें और इससे डायरेक्टली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो लामीज थ्योरम आप याद रखिएगा, 12th स्टैंडर्ड में जितने भी बच्चे इस वक्त है जो जेईई और नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए लामीज थ्योरम काफी हेल्प करेगा। और ये सिर्फ
यहीं पर नहीं, आगे भी किसी भी क्वेश्चन में जहां फोर्सेस की बात आएगी, इनफैक्ट मैकेनिक्स के अंदर 11th क्लास में काफी इस्तेमाल किया जाता है लामीज थ्योरम को टफ क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने के लिए और जल्दी सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। लास्ट में मैं रिपीट कर देता हूं, एक पॉइंट पर 3 फोर्सेस लगने चाहिए, तीनों का नेट रिजल्टेंट 0 होना चाहिए। अगर ऐसा है तो जो भी फोर्स है उसके सामने वाला एंगल देखना है, उसका साइन वैल्यू लेनी है। तो F1 अपॉन में साइन गामा, F2 अपॉन में साइन बीटा और F3 अपॉन में साइन अल्फा, ये तीनों का रेशियो इक्वल होता है। दिस इज द लामीज थ्योरम। समझ में आ गई बात? अब ये बात अगर समझ में आ गई है तुम लोग को, तो फिर हम अब इस क्वेश्चन के एक्चुअल सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ये वाला लामीज थ्योरम प्लस जो हमने पिछली वीडियो में परमिटिविटी के बारे में बताया था, इनका मिक्स्ड कॉम्बिनेशन से सवाल सॉल्व होगा। तो आइए जरा इस सवाल को हम देखते हैं। वो कहां गया पूछने वाला? चलिए तो अब शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार समझते हैं दोबारा से। क्या कह रहा है कि मेरे पास दो आइडेंटिकल बॉल है, एक बार हम डायग्राम बना के चलेंगे। दो आइडेंटिकल बॉल्स है, दोनों का मास और चार्ज सेम है और दोनों को हमने एक कॉमन स्ट्रिंग, मतलब सॉरी, दो अलग अलग 2 इंसुलेटिंग स्ट्रिंग से बांधा है और इन्हें एक कॉमन पॉइंट से अटैच किया है। मतलब ये डायग्राम कुछ ऐसा कह रहा है कि देखिए भाई, ये हमारा एक रिजिड सपोर्ट है और मेरे पास ये दो बॉल्स हैं, दोनों की मास और चार्ज दोनों सेम है। इन्हें हमने एक कॉमन पॉइंट से स्ट्रिंग से ऐसे अटैच कर दिया है, ठीक है। और ये इसी तरीके से हवा में रुके हुई हैं। क्यों रुकी हुई हैं, ये बात समझते हैं जरा। ये इसी तरीके से क्यों रुकी हुई हैं? क्योंकि देखिए भाई, दोनों बॉल पे चार्ज क्यू है, इस पे भी चार्ज क्यू है, इस पे भी चार्ज क्यू है, ठीक है। इसका मास भी m है और इसका मास भी m है, ठीक है ना। देखिए दोनों के ऊपर चार्ज है। पहली बात तो इनके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स को नीचे बना देते हैं mg, और इसके ऊपर भी डाउनवर्ड फोर्स बना देते हैं mg। और ये दोनों क्योंकि चार्ज बॉडीज है तो एक दूसरे को रिपेल भी कर रही होंगी। इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा Fe इधर, और इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा Fe इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। अब क्योंकि दोनों म्यूचुअली एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं, तो इस तरीके से दोनों थोड़ा दूर दूर सेपरेट हो जाएंगी और ऑब्वियसली इस स्ट्रिंग में जो टेंशन डेवलप होगी वो है टेंशन T। तो इस सिचुएशन में आने पर ये बॉल दोनों इक्विलिब्रियम में है, मतलब ऐसी ये बॉल रुकी हुई है। ये दूर क्यों किसकी? क्योंकि इन दोनों पे चार्ज है, ठीक है ना। हालांकि मुझे अभी भी जब ये क्वेश्चन कर रहा था तो एक और कंसेप्ट याद आ रहा है मुझे। एक बहुत अच्छा कंसेप्ट होता है, जेई ने उससे क्वेश्चन पूछ रखा है चार्ज लीकेज के ऊपर। तो प्रोबेबली मेरा अगला क्वेश्चन जो इसके ऊपर होगा, मैं चार्ज लीकेज का कंसेप्ट सिखाऊंगा। पहले उसकी एक वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, उसके बाद तुम्हें चार्ज लीकेज का क्वेश्चन कराऊंगा। बहुत अच्छे सवाल आते हैं इसके ऊपर। मतलब ऐसे पूछा जाता है कि जैसे ये चार्ज क्यू है ना, और ये चार्ज क्यू इस बॉडी से लीक करने लगा, निकलने लग गया, तो जैसे जैसे ये चार्ज क्यू निकलेगा तो धीरे धीरे चार्ज कम होगा, तो ये फोर्स ऑफ रिपल्शन भी कम होगा, तो धीरे धीरे पास आने लगेंगे। तो ये किस वेलोसिटी से पास आएंगे, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वगैरह, ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी जेई में आ चुके हैं पहले भी, ठीक है ना। फिलहाल इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। अभी कोई चार्ज लीकेज नहीं हो रहा है, दोनों पे चार्ज क्यू सेम है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स की वजह से दोनों बॉल्स इस तरीके से रुकी हुई हैं और ये जो एंगल थीटा है वर्टिकल के साथ जो स्ट्रिंग फॉर्म कर रही है, दिस एंगल इज थीटा। दोनों ने थीटा एंगल बना रखा है, ठीक है ना। ये हमारी पूरी सिचुएशन है वैक्यूम में। क्वेश्चन अब आगे बढ़ता है और क्वेश्चन ये कहता है कि इस पूरे सेटअप को हमने उठाया और किसी मीडियम में हमने इसको इमर्ज कर दिया, किसी लिक्विड में हमने इसको इमर्ज कर दिया। नाउ बोथ द बॉल्स आर इमर्ज्ड इन अ लिक्विड। कौन सा लिक्विड है नहीं मालूम, ठीक है ना। बट आगे क्या है, एज अ रिजल्ट द एंगल थीटा डज नॉट चेंज। एंगल थीटा है मीडियम में डालने के बाद भी चेंज नहीं हो रहा। अब ये सोचने वाली बात है सर कि अगर आपने मीडियम में बॉल को इमर्ज कर दिया है, ठीक है ना, तो सर आपने अभी पिछले लेक्चर में सिखाया कि मीडियम में जाने पर क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जितना एयर में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर Fe लग रहा था तो मीडियम में भी क्या Fe ही लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। आपने सीख रखा है हमारे दोनों लेक्चर्स में कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यूनिवर्सल नहीं होता है। अगर मीडियम चेंज किया है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो चेंज होना ही होना है, ठीक है ना। तो फिर ये अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चेंज होना, अच्छा चेंज में भी क्या होना है, बढ़ना है कि कम होना है? तो मैंने बताया ना कि वैक्यूम के लिए जो परमिटिविटी होती है वो सबसे कम होती है। तो ये जो मीडियम है इसकी परमिटिविटी वैक्यूम से तो ज्यादा ही होगी, और अगर परमिटिविटी ज्यादा हुई तो फोर्स क्या होगा? कम। वेरी गुड। अभी मैंने बोला कि परमिटिविटी ज्यादा होना इज नॉट अ गुड थिंग फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, से फोर्स कम हो जाएगा, ठीक है ना। एनीवेज, तो सर अगर ये फोर्स कम हो गया तब तो बॉल को पास आना चाहिए था। अगर ये फोर्स जिस फोर्स से रिपेल कर रहे हैं अगर ये कम हो गया मीडियम में, तो ये बॉल को पास आना चाहिए, और पास आने में एंगल कम हो जाना चाहिए। फिर ये एंगल कांस्टेंट कैसे हो सकता है? सोचो, जब तक तुम लोग सोचो तब तक हम यहां पर इस डायग्राम को कंप्लीट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि थीटा नहीं बदला है, तो थीटा वही रहेगा, मास ऑफ बॉल वो भी वही रहेगा, चार्ज ऑन बॉल वो भी वही रहेगा, चार्ज कहीं से लीक नहीं हुआ है, लेकिन
इनके बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो मीडियम लिक्विड में लग रहा है, चलो फोर्स इन लिक्विड को मैं FL से लिख देता हूं, उसकी वैल्यू बदल जाएगी, ठीक है ना। और उसकी वैल्यू बदल भी जाएगी तो फिर ये उतना ही क्यों रह रहा है एंगल, इसको पास क्यों नहीं आ पा रहा, सोचा आप लोगों ने? मैं बताऊं? चलो बताता हूं मैं। देखो भाई, क्लास 11th याद है, ये जेई का जिस तरह का सवाल है तो उसमें मल्टीपल कंसेप्ट्स आते हैं। आपको ये भी सोचना चाहिए कि सर जब आपने इसको मीडियम में इमर्स किया तो क्या सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही है जो चेंज होगा और कोई फोर्स नहीं चेंज होगा? एक चार्ज बॉडी को देखो जरा, इस पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं? 3 लग रहे हैं मेरे हिसाब से। Fe लग रहा है, T लग रहा है और mg ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, वेट इसका खुद का है ना, इसका वेट जो है वो भी तो लग रहा है ना, W mg। तो क्या मीडियम में डालने पर, किसी लिक्विड में इमर्स करने पर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चेंज होगा? जवाब है नहीं। आर्किमिडीज सर को याद करिए, उन्होंने क्या बताया था? When a body is submerged partially or completely in a liquid, it will experience an upward force, right? इसके ऊपर एक upward force जिसको हम upthrust कहते थे, वो भी तो लगेगा ना। आपको याद है ना कि अगर हमने कोई बॉडी ली, जैसे एक नॉर्मल बॉडी एयर में है तो उस पर डाउनवर्ड W लग रहा है इसका mg, लेकिन अगर इसी बॉडी को हम किसी लिक्विड में सबमर्ज कर दें तो इसके ऊपर mg तो लगेगा ही लगेगा, प्लस अपवर्ड फोर्स u भी लगेगा, है ना, जिसको अपथ्रस्ट कहते थे। और जल्दी जल्दी मुझे बताओ इस अपथ्रस्ट फोर्स की वैल्यू कितनी होती थी, क्योंकि ये याद करना जरूरी है भाई। अपथ्रस्ट फोर्स की वैल्यू भाई कितनी होती थी? अपथ्रस्ट फोर्स की वैल्यू होती थी सर v rho g। तो फॉर्मूला नहीं रटना है, बताओ जरा, पहले बताओ ये v किसका वॉल्यूम होता था? ये वॉल्यूम उस बॉडी का होता था जो कि सबमर्ज्ड है लिक्विड के अंदर, तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड बॉडी। नाउ दिस डेंसिटी किसकी होती थी? ये डेंसिटी इस लिक्विड की होती थी जिसके अंदर आपने बॉडी को सबमर्ज किया है, तो दिस इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, एंड g तो अपना यूजुअल मीनिंग है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर अपथ्रस्ट। नाउ अगर इसके ऊपर अपथ्रस्ट फोर्स ऊपर की तरफ लगा तो बॉडी का जो एपरेंट वेट है लिक्विड के अंदर वो कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एपरेंट वेट को अगर मैं W डैश बोल दूं तो वो कितना हो जाएगा? नीचे की तरफ W जो कि एयर में लग रहा था माइनस का अपथ्रस्ट, राइट? तो अभी बॉडी हम लोग को पानी में हल्की फील होती है कि नहीं होती है? ये भी कहानी होगी, मतलब कि जब आपने इन दोनों बॉल्स, क्योंकि दोनों बॉल्स के पास मास भी है, तो आप जब इनको लिक्विड में सबमर्ज करोगे तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही कम होगा, ये जो नीचे लग रहा है W इसकी वैल्यू भी चेंज होगी, समझ में आया? और जब Fe और W दोनों चेंज हो जाएंगे तो सब्सिक्वेंटली T भी, टेंशन भी चेंज होगा, और दोनों इस प्रकार से चेंज होंगे कि सबका नेट रिजल्टेंट की वजह से थीटा की वैल्यू उतनी ही रहेगी जितना पहले थी। समझ आई आपको बात? ऐसा नहीं है कि Fe कम हुआ तो W भी कम हुआ है और T टेंशन भी चेंज हुई है। क्लियर हो गई बात? तीनों फोर्सेस बदलेंगे तो अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में W नहीं लगेगा, कितना लगेगा? W डैश। यहां भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना लगेगा? W डैश। और टेंशन भी अब उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगी, क्योंकि एंगल सेम रखना है, तो टेंशन कितनी लगेगी यहां पर? T डैश। ठीक है ना? आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर है कि यहां पे कहानी क्या हुई है। पहले बॉडी एयर में थी, एयर में 3 फोर्सेस थे। अगर हम किसी एक चार्ज पार्टिकल को देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर, W नीचे और टेंशन T ऊपर की तरफ, इस तरफ, ठीक है ना? अब इसको हमने एक लिक्विड में सबमर्ज कर दिया, तो मान लीजिए ये हमारा एक लिक्विड में पूरा सेटअप चला गया है। अब इस लिक्विड में जाने पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी चेंज हुआ, W भी चेंज हुआ, अपरेंट वेट कम हुआ और साथ में टेंशन भी चेंज हुआ। जो चीज नहीं चेंज हुई वो है ये एंगल थीटा। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, अच्छा लिक्विड के बारे में एक इंफॉर्मेशन दे रखी है कि लिक्विड की डेंसिटी सिग्मा है, मतलब हम यहाँ पे जो रो का इस्तेमाल करते थे ना, V rho G, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो एक्चुअल में वो लिक्विड की डेंसिटी को सिग्मा दे रखा है, तो उसको मुझे कहीं लिखना पड़ेगा कि लिक्विड की डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड हमें सिग्मा लेनी है, रो नहीं लेनी है, तो नेम ही है खाली, सिग्मा ले लो रो ले लो कोई भी फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है? V rho G की जगह V सिग्मा G हो जाएगा, क्या ही फर्क पड़ता है। और रो भी दे रखा है इस ऑब्जेक्ट के मास, मतलब ये जो चार्ज बॉडी है, बॉल है ना, इसकी मास डेंसिटी रो दे रखी है। तो डेंसिटी ऑफ बॉल कितनी दे रखी है? मास डेंसिटी ऑफ बॉल कितनी दे रखी है? वो हमें दे रखी है रो। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। और हमको क्वेश्चन में लास्ट में पूछा गया है, फाइंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का दूसरा नाम क्या है? क्या बताया था मैंने? रिलेटिव परमिटिविटी। यस, रिलेटिव परमिटिविटी आपसे सवाल में पूछी गई है, ठीक है ना? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज रिलेटिव परमिटिविटी। क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो अब आइए इसका सोल्यूशन पर आते हैं। जितनी बातें अभी हमने सिखाई थी उन सबका यूज होगा। और क्वेश्चन बहुत, अगर देखो वैसे तो इस सवाल का ये भी है क्योंकि आपको पता है कि सारे फोर्सेस इक्विलिब्रियम है तो सबका नेट रिजल्टेंट 0 आएगा, राइट? तो आप एक काम करो, कंपोनेंट लो, कंपोनेंट को बैलेंस करो, वो भी एक तरीका है, बट वो लेंथी तरीका है। उससे शॉर्टकट तरीका जो मैंने अभी सिखाया लामीज थ्योरम, उसका हम यूज करने जा रहे हैं। क्योंकि बताओ जरा, इस चार्ज बॉडी पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं? 3 लग रहे हैं, एक टेंशन T, एक Fe इधर और W नीचे, 3 फोर्सेस लग रहे हैं। जब ये बॉल लिक्विड के अंदर गई तब भी फोर्सेस तो 3 ही है, एक Fe इधर।
अब ये Fe की वैल्यू Fl लिख दिया है मैंने, क्योंकि लिक्विड के अंदर ये फोर्स लग रहा है। नीचे की तरफ W डैश वेट है जो इसका अपरेंट वेट होगा, और ऊपर की तरफ टेंशन T। ये तीन ही फोर्स अभी भी लग रहे हैं, और क्या तीनों इक्विलिब्रियम है? यस, यानी नेट फोर्स जीरो है। तो क्या लामीज थ्योरम अप्लाई किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। लामीज थ्योरम कब अप्लाई होता है? जब किसी बॉडीज पर तीन फोर्सेस लगे, तीनों का नेट रिजल्टेंट जीरो हो। समझ आया नहीं आया? तो आइए जरा हम इसको इस्तेमाल करते हैं लामीज थ्योरम को। उससे पहले लामीज थ्योरम को अप्लाई करने से पहले जरा मुझे एक बात बताओ, मैं एक लाइन लिखने जा रहा हूं, बताओ समझ में आया कि नहीं आया, मुझे क्लियर करना, ठीक है ना? अगर समझ में आया हो तो अभी वीडियो को लाइक कर देना तुम लोग, ठीक है? मैं लिखने जा रहा हूं कि लिक्विड के अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन द लिक्विड, ठीक है ना? लिक्विड के अंदर जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा उसकी वैल्यू जो एयर वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था जिसको हमने Fe लिखा था, दिस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन r हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में कि नहीं आया? पिछली वीडियो में और आज की भी वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने ये बात समझाई थी कि लिक्विड के अंदर फोर्स कितना कम होता है, जितना उस लिक्विड की रिलेटिव परमिटिविटी होती है। तो एप्सिलॉन r टाइम देखो फोर्स कम हुआ है, ठीक है ना? और यही एप्सिलॉन r आपसे क्वेश्चन में पूछा भी गया है। एनीवेज, अब बात आता है W डैश। W डैश के बारे में मुझे बताइएगा। जो वेट है लिक्विड का, वेट के मतलब ऑब्जेक्ट का जो वेट है लिक्विड के अंदर, उसकी वैल्यू में लिखने जा रहा हूं, और मुझे को कंफर्म करना कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। W डैश जो हो जाएगा, वो जितना वेट एयर में था ना पहले, जब ये पानी में लिक्विड में नहीं था, वेट जितना भी एयर में था इसमें से माइनस हो जाएगा अप थ्रस्ट U। ये बात समझ में आई? अभी मैंने दिखाया था कि नीचे की तरफ अप थ्रस्ट लगेगा, और लिक्विड की टेंडेंसी होती है कि वो लिक्विड ऑब्जेक्ट के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में अप थ्रस्ट फोर्स लगाएगा। समझ में आया? और अगर मैं यहाँ पे अप थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू भी डालना चाहूं तो मैं कह सकता हूं कि W माइनस अप थ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला अभी भी लिखा था, क्या लिखा था? V rho G, where rho was the density of the liquid, but in this case it is clearly mentioned that the density of liquid is sigma। तो हम लोग यहाँ पर क्या यूज करेंगे? V sigma G का यूज करेंगे। तभी मैं कह रहा हूं रटना नहीं है, ठीक है ना? चलिए, ये बात समझ में आई। W डैश की वैल्यू W माइनस V सिग्मा G, और Fl की वैल्यू लिक्विड के अंदर जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक, दैट इज Fe बाय एप्सिलॉन r। ये दोनों बातें अगर सबको क्लियर है तो अभी इस वीडियो को एक लाइक जरूर दे दीजिएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन जिसमें मल्टीपल कांसेप्ट यूज हो रहे हैं, अबाउट आर्किमिडीज प्रिंसिपल, अबाउट द रिलेटिव परमिटिविटी, अबाउट लामीज थ्योरम, काफी सारी चीजें यूज हो रही है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मेंस में तो खैर अभी इतने भी सवाल नहीं आ रहे, मेंस के अंदर सवाल इससे भी इजी आ रहे हैं, बट आप ऐसे सवालों को एक अच्छे सवाल की कैटेगरी में डाल करके सॉल्व कर सकते हैं। मतलब इस तरह के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, ठीक है? चलिए इसको सॉल्यूशन देखते हैं अब इसका। चलिए करते हैं, क्या करना है हमको? देखो सर, काम करते हैं सर, ये दोनों फोर्सेस मतलब दोनों ही सिचुएशन में फोर्सेस तो इक्विलिब्रियम है, तो डायरेक्ट लामीज थ्योरम अप्लाई कर दें। तो जरा मुझे बताइए, यहां पर एक बार लामीज थ्योरम अप्लाई करके दिखाइए। इस जगह पर जब एयर में है, इन एयर हम लामीज थ्योरम अप्लाई करें तो हम क्या कह सकते हैं? मैंने सिखाया, जो फोर्स लिखिए उसके सामने वाला एंगल लिखिए। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? देखो, ये वाला फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe है, तो यहां लिखा मैंने Fe। बताना कहां, जहां समझ में ना आए वहां क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे, कमेंट कर देना। और क्या करोगे? साथ समझ में नहीं आया तो हम दोबारा समझाएंगे, लेकिन समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। लामीज थ्योरम में भी लिखा था ना, क्या लिखा था? जो फोर्स है उसके सामने वाला एंगल का साइन वैल्यू लिखनी, ठीक है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe इधर है ना, तो इसके सामने तो सर ये वाला एंगल होगा। तो सर ये एंगल कितना है? आओ चेक करें बेटा। अगर ये एंगल थीटा है, देखो ये एंगल थीटा है, बहुत कठिन नहीं है, आराम से आ जाएगा। ये एंगल थीटा है तो एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दे, तो ये भी तो एंगल थीटा होगा। सिमिलरली अगर यहां थीटा है तो देखो यहां पे भी मैं ड्रॉ कर देता हूं, ये भी तो थीटा एंगल होगा, ठीक है? अब सुनो, अगर ये एंगल थीटा है तो ये पूरी लाइन 180 डिग्री बनाएगी। तो ये जो बचा हुआ ब्लू लाइन से जिसको आप जो एंगल आपको चाहिए वो कितना होगा? 180 माइनस थीटा, है ना? तो क्या मैं लिख सकता हूं? Fe अपॉन साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, ऐसे लिख सकता हूं मैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं सर। एंड दिस विल बी इक्वल टू, जरा वेट देखो, W अगर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है W, तो W के सामने एंगल कौन सा है? सर W के सामने एंगल है ये, देखो पूरा एंगल देखना है। ये रहा Fe, ये रहा T, टेंशन T इधर जा रहा है, ठीक है ना? ऐसे समझो, ये टेंशन T इधर है, Fe इधर है, और W नीचे की तरफ है, ऐसा है। तो W लिखोगे तो W के सामने ये पूरा एंगल लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना? और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था, मैंने कहा था ये एंगल थीटा है, और ये कितना एंगल होगा? 90 डिग्री। तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? 90 प्लस थीटा। समझ आया नहीं आया? तो W अपॉन साइन ऑफ 90 प्लस थीटा। क्या ये बात सबको समझ में आई? Fe अपॉन साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू W अपॉन साइन 90 प्लस थीटा। एक बार देख लो इसको, यही इंपॉर्टेंट है, कठिन नहीं है, बिल्कुल है, आसानी सा है। जो फोर्स देख रहे हैं उसके सामने का एंगल पूरा देखिए। सामने का एंगल मतलब जो बगल के दो फोर्सेस में कितना एंगल बन रहा है। तो यहाँ T और Fe के बीच में 90 प्लस थीटा का एंगल बन रहा है, तो वैसा वाला पे लिख दिया, ठीक है ना? अब इसको इक्वल टू टेंशन T अपॉन ये भी लिख सकते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना? तो वो हम नहीं लिखेंगे अभी, क्योंकि हमारा काम है क्वेश्चन के अंदर
रिलेटिव परमिटिविटी निकालना, ठीक है। तो उसके लिए टेंशन का रोल तो है नहीं, एफई और एफएल और डब्ल्यू से काम चल जाएगा। हमें एप्सिलॉन आर निकालना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो देखो अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूं तो ये कहानी क्या बनती है, एफई अपॉन साइन 180 माइनस थीटा, बेटा कितना होता है बताओ, साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है बेटा, कॉस थीटा, ठीक है। यहां से बेटा अगर मैं लिखना चाहूं तो एफई अपॉन डब्ल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, डब्ल्यू को नीचे लाऊं और साइन थीटा ऊपर भेज दूं, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बन जाएगा tan थीटा। तो एफई अपॉन डब्ल्यू बराबर tan थीटा। समझ आया नहीं आया? दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना, जो हमने यहां से सॉल्व करके निकाली कि एफई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एयर और वेट का जो रेशियो है वो tan थीटा के बराबर है, ठीक है। अब इसको छोड़ते हैं, इस मीडियम के अंदर आते हैं। मीडियम के अंदर आते हैं तो मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए होगी, तो मैं अभी ऊपर वाला पार्ट पोर्शन रब करूंगा, बट फिलहाल मैं इक्वेशन यहां पर लिखता हूं, मैं इन मीडियम मीडियम के अंदर अगर मैं दोबारा से लामीज थ्योरम अप्लाई करूं सेम चार्ज पर, तो जरा देखो दोबारा से लामीज थ्योरम क्यों अप्लाई कर रहा हूं, क्योंकि अभी भी ये इक्विलिब्रियम में है और थीटा की वैल्यू चेंज नहीं हुई है, ठीक है ना। तो अभी भी हम क्या कह सकते हैं कि सर ये देखिए एफएल है, अब इधर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लग रहा है, एफएल। तो एफएल अपॉन, चलो मेरे साथ बोलो, एफएल के सामने कौन सा एंगल लिखना चाहिए सर, एफएल के सामने देखिए सर, ये रहा आपका टी डैश, यहां बना देता हूं, ये रहा आपका टी डैश, टेंशन टी डैश, ठीक है, और ये रिचा डब्ल्यू। तो यही एंगल चाहिए ना आपको, ये वाला एंगल कितना होगा, फिर से वही आएगा सर, टोटल एंगल 180, उसमें से थीटा माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, साइन 180 माइनस थीटा, राइट। तो साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू, नीचे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है, डब्ल्यू डैश, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू डैश अपॉन, इसके सामने कौन सा एंगल है, ये पूरा एंगल है यहां से यहां तक, तो ये कितना हो जाएगा 90 प्लस थीटा, फिर से वही आएगा, तो आएगा साइन ऑफ 90 प्लस थीटा। अब देखिए मैं इतना तो फटाफट कर सकता हूं, अभी यहां पे किया है, साइन 180 माइनस थीटा अगेन कॉस थीटा होगा, साइन 90 प्लस थीटा, सॉरी साइन 180 माइनस थीटा अगेन साइन थीटा होगा, साइन 90 प्लस थीटा अगेन कॉस थीटा होगा। तो यहां से फिर मैं डब्ल्यू डैश को जब नीचे लाऊंगा और इस साइन थीटा को ऊपर भेजूंगा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा वापस से tan थीटा बनेगा, यानी इस बार जो हमारा रेशियो आएगा वो कितना आएगा, एफएल फोर्स इन लिक्विड अपॉन डब्ल्यू डैश विल बी इक्वल्स टू tan थीटा, और थीटा की वैल्यू नहीं बदली है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब जरा इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखें तो दोनों के आरएचएस में tan थीटा है, इसका मतलब ये हुआ कि एफई अपॉन डब्ल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो एयर में लग रहा था और वेट इन एयर, उन दोनों का रेशियो, और जब मीडियम में आपने समर्ज किया तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा था और एपरेंट वेट जो था, मीडियम के अंदर वेट क्या था, एपरेंट, इसलिए मैं डब्ल्यू डैश लिख रहा हूं, इन दोनों का रेशियो क्या है, सेम है, tan थीटा, दैट मींस ये एलएचएस और एलएचएस भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अब इसके आगे सॉल्व करने के लिए बेटा मुझे चाहिए थोड़ा स्पेस, और उस स्पेस को क्रिएट करेंगे हम इस क्वेश्चन को रब करके। आई होप आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, टारगेट याद रखना, हमें निकालना है रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं आगे का पार्ट क्या है इसके अंदर। हाँ जी, तो हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से एक चीज तो पा ली है कि सर दोनों के सामने आरएचएस tan थीटा है, सो दिस इंप्लाइज दैट कि Fe फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एयर अपॉन वेट इन एयर इज इक्वल्स टू फोर्स इन लिक्विड अपॉन वेट इन लिक्विड, यानी एपरेंट वेट। ये बात समझ में आई? चलो बहुत अच्छी बात है। और अब ये देखिए, अब देखिए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं, सुनिए, Fe अपॉन डब्ल्यू इज इक्वल्स टू फोर्स इन लिक्विड को मैं लिख सकता हूं Fe अपॉन एप्सिलॉन आर, अभी लिखा है, आपका लिक्विड में फोर्स कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन आर टाइम्स कम हो जाएगा एयर के मुकाबले, तो इस लिक्विड वाले फोर्स को मैं लिख दूं Fe अपॉन एप्सिलॉन आर, बहुत अच्छी बात है सर। और डब्ल्यू डैश को आप लिख सकते हैं सर डब्ल्यू माइनस वी रो जी, है ना, तो डब्ल्यू डैश को मैंने लिख दिया डब्ल्यू माइनस वी रो जी, समझ में आया आपको। अब यहां से देखिए Fe से Fe तो कैंसिल हो गया, और मुझे एप्सिलॉन आर चाहिए था, तो एप्सिलॉन आर को मैं इधर भेज दूंगा और डब्ल्यू को उस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करके भेज दूंगा, यानी हमारा जो एप्सिलॉन आर आएगा दैट विल बी, ये डब्ल्यू उधर चला जाएगा, तो दिस विल बी डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू माइनस वी रो जी, समझ में आया। देखिए ये वेट इन एयर है, ये ऊपर चला गया, है ना, एप्सिलॉन आर को इधर भेज दिया, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितना बचा, डब्ल्यू माइनस वी रो जी, ठीक है ना। अब डब्ल्यू से डब्ल्यू काट मत देना, वो माइनस साइन के साथ लगा हुआ है, ठीक है ना। ये वेट डब्ल्यू है क्या, डब्ल्यू है वेट इन एयर, बट ऐसा कुछ क्वेश्चन में दिया तो था नहीं। और एक सेकंड, एक छोटी सी गलती हुई है, यहाँ पे वी सिग्मा जी था, क्योंकि लिक्विड की डेंसिटी सिग्मा था, तो यहाँ पर मुझे रो को हटा के सिग्मा करना पड़ेगा, ठीक है ना भाई। क्या था, एपरेंट वेट क्या था, रियल वेट जो एयर का था माइनस का अपथ्रस्ट, और अपथ्रस्ट में डेंसिटी कितनी थी, लिक्विड की डेंसिटी होती है ना यहाँ पे, तो लिक्विड की डेंसिटी क्वेश्चन में सिग्मा दे रखी थी, तो यहाँ पे सिग्मा पुट करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे वी सिग्मा जी, ठीक है। बस अब लास्ट पार्ट बचा इस क्वेश्चन का, सर ये क्वेश्चन में वेट ऑफ द बॉडी दिया नहीं है, तो कोई बात नहीं, वेट हमें मालूम है कितना होता है सर, वेट होता है mg,
हाँ है ना, लेकिन m वो भी नहीं दिया है हमको, तो रो दिया हुआ है, रो दिया हुआ है। तो ठीक है, तो आपको पता है सर डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, सो वी कैन से दैट मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? बिल्कुल कह सकते हैं सर, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो मास ऑफ द बॉल कितना हो जाएगा? रो इनटू वी। रो यहां पर बॉडी बॉल की डेंसिटी है, तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम बिकम्स द मास। तो W कितना हो जाएगा सर? W होता है m इन g, यानी रो वी जी, यही तो आएगा W। अब इस W को उठा करके मैं यहां पुट कर दूं तो देखिए आपका एप्सिलॉन r कितना आ जाएगा? रो वी जी अपॉन, यहां पे अगेन W है तो रो वी जी माइनस वी सिग्मा जी। यहां से देखिए वीजी कॉमन आ जाएगा, तो वीजी न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर से वीजी कॉमन आएगा, तो यहां बचेगा रो माइनस सिग्मा और वीजी कैंसिल, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द लिक्विड इज इक्वल्स टू रो अपॉन रो माइनस सिग्मा। दिस इज योर फाइनल आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है ना। दैट मीन्स जो लिक्विड की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी है वो क्या है? ऑब्जेक्ट की डेंसिटी डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट की डेंसिटी माइनस लिक्विड की डेंसिटी। दिस इज द आंसर टू दिस वेरी गुड क्वेश्चन। समझ आया कि नहीं आया? काफी बेहतरीन क्वेश्चन था, मल्टीपल कंसेप्ट्स का यूज हुआ, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को चुना। लामीज थ्योरम आपने इस क्वेश्चन की हेल्प से सीखा और उसको अप्लाई करना भी सीखा। कब करते हैं लामीज थ्योरम अप्लाई, कैसे करते हैं, वो भी आपने इस क्वेश्चन में सीखा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको काफी सारे कंसेप्ट एक साथ सिखाने के लिए काफी था। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा और समझ में आया है तो हम फिर एक लाइक और सब्सक्राइब तो एक्सपेक्ट करते ही करते हैं, है ना। तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा भाई, चैनल को थोड़ा सा फैला दो। नया चैनल है तो थोड़ा सा सपोर्ट तो दिखाना पड़ेगा आप लोगों को, अगर आप लोगों को मेहनत सही लग रही है तो, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, नोट कर लेना। इस तरह के क्वेश्चंस को 2-3 बार और ट्राई करना, और अगली बार मैं बता दूं इसके आगे की बात कि अब इस तरह के क्वेश्चंस और भी हैं, काफी सारे क्वेश्चन है। जैसे मैंने अभी एक कंसेप्ट डिस्कस किया था चार्ज लीकेज का, तो चार्ज लीकेज के ऊपर ये स्ट्रिंग्स दो बांधी गई हैं और इनको हमने एक कॉमन पॉइंट से अटैच किया है और चार्ज लीक करने लग गया है तो बॉडीज मूव कर रही हैं। उसके ऊपर भी जेईई के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं, एडवांस में सवाल आया हुआ है, प्रोबेबली इफ आई एम नॉट मिस्टेकन एडवांस में 2022 में इसके ऊपर सवाल पूछा था, ठीक है। तो हम उस सवाल को और इसके ऊपर आने वाले अच्छे अच्छे सवाल, बेटा मेरा सिखाने का पर्पस यहाँ पर यह है कि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर कर पाओ। इस तरह के सवाल बोर्ड एग्जाम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ प्योरली कॉम्पिटेटिव बेसिक क्वेश्चंस थे। तो इन्हें हम लगाते हैं और हम अगला जो हमारा इसके बाद टॉपिक शुरू होने वाला है उसके अंदर हम पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करेंगे, बट इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले मेरा छोटा सा कंसेप्ट है चार्ज लीकेज का, उसे भी डिस्कस करेंगे।